नमस्कार, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ। आज बातचीत करते हैं महिलाओं से जुड़े कुछ मुद्दों पर, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर देश में महिलाओं की स्थिति पर। हमारी आजादी की लड़ाई में औरतें पुरुषों से कदम मिलाकर चली थीं, मगर आजादी के लगभग 50 वर्ष बाद भी आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। आज भी उन्हें जन्म होते ही हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देख रेख, दवा दारू, खाना पीना, इन सब में भेदभाव। कभी कभी तो जन्म से पहले ही उसे मार दिया जाता है। चाहे वो घर के बाहर निकलना हो, राजनीति में बराबर का दर्जा हो या शिक्षा जैसा एक मौलिक अधिकार, वो मौलिक अधिकार जो हमें हमारे संविधान ने दिए हैं। इतने सालों की जद्दोजहद के बाद भी ये लड़ाई जारी है। उसे हर कदम पर अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। एक ऐसी ही स्थिति दर्शाई गई है इस नुक्कड़ नाटक में। नमस्कार, मैं अभिनय समूह की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ आप सभी लोगों को एक ऐसा नाटक दिखाने लिए चलता हूं जो भेदभाव पर आधारित है। कहने को तो हम आज 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारा समाज और हमारा देश आज बहुत पीछे है, जहां लड़की और लड़के के अंदर भेदभाव रखा जाता है। तो आइए देखते हैं नाटक हम सब एक समान। ओ माँ। हाँ बेटा, खाना लगा दो। अच्छा बेटा। ओ माँ। हाँ। मेरे को बहुत दिनों से एक बात खटक रही है, तुम मीरा को क्यों नहीं स्कूल भेजती? अरे बेटा, घर में सिर्फ तेरे बापू की चलती है, बल्कि मेरी नहीं। अब वही जाने क्यों नहीं पढ़ाते मीरा को। तू ऐसा कर, खाना खा और जा स्कूल। नहीं, लो मुझे नहीं खाना, लाओ पानी दो। अच्छा बेटा। बेटी जल्दी जल्दी दिन, तेरे बापू आने वाले होंगे, मुझे और डांटेंगे। अरे भगवान, क्या है? अरे कैलाश बेटा कहाँ गया? स्कूल क्या वो तो? अच्छा मीरा, वो चावल चुन रही है। अच्छा कर, सुनो। अपना राजू कह रहा था कि मीरा राजू कैलाश? अरे हाँ वही कैलाश। अच्छा, क्या कह रहा था? कि मीरा को पढ़ने क्यों नहीं भेजते? क्या पढ़ने क्यों नहीं भेजते? घर की बहन बेटी पढ़ने नहीं जाती, घर का काम काज करती है, समझी? इस नाटक में लड़की की इच्छा के बावजूद उसे पढ़ने नहीं भेजा जा रहा। क्या आपकी बेटी पढ़ना चाहती है मगर पढ़ नहीं सकती क्योंकि घर के बुजुर्ग उसे पढ़ने नहीं देंगे? क्या आपके घर में भी यह स्थिति है कि आपको बराबरी का दर्जा नहीं मिला? यह स्थिति है गैर बराबरी की। एक और स्थिति हो सकती है बराबरी की। वो कैसे भला? आप इसके बारे में सोचें, यह ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी कदम छोटे या बड़े औरतों को बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश करते हैं, नारीवादी कहलाए गए, यानी एक नई सोच की शुरुआत। आपकी भेंट करवाते हैं ऐसी महिला से जिन्होंने आप जैसी महिलाओं के साथ काम किया है। कमला भसीन एक नारीवाद है जिनके अनुसार आप भी नारीवादी हो सकती हैं यदि जहां लड़की को स्कूल भेजना ठीक नहीं समझा जाता और उसके माँ बाप अगर उसको स्कूल भेजते हैं तो मेरी समझ में वो एक नारीवादी कदम है। ये सोच महिला और पुरुष दोनों की हो सकती है, यानी कि पुरुष भी नारीवादी हो सकते हैं, जैसे कि शर्मा जी और भट्ट साहब। शर्मा जी राष्ट्रीय महिला कोष के साथ काम करते हैं और भट्ट साहब बेंगलोर की एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं। मैं फेमिनिस्ट ऐसे हूँ व्यक्तिगत रूप से कि मैं अपने परिवार में किसी प्रकार का भेदभाव लागू नहीं करता, और जहाँ तक हो सकता है अपने मित्रों में या अपने सर्कल में मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कहता हूँ और लोगों को इसके लिए एनकरेज करता हूँ। First thing I start doing in my house is helping my wife. सबसे पहले मैं अपनी पत्नी की मदद करता हूँ। यदि 9 बजे भी घर पहुँचूँ, सबसे पहले कपड़े तय करके रखता हूँ। वो मेरे लिए कपड़े तैयार रखती है तय करने के लिए। घर के कामकाज में मदद करता हूँ ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। जी हाँ, ऐसे भी पुरुष हैं जो घर का काम करने में गर्व महसूस करते हैं और मर्दानगी की परिभाषा को बदल देते हैं। अनुराधा मोहित, जिन्होंने विकलांग लोगों के साथ काम किया है, कुछ ऐसा ही सोचती हैं। ये बात जाहिर है कि हमारे समाज में पुरुषों का एक स्थान अलग से है और महिलाओं का एक अलग से स्थान है, और पुरुषों को जो स्टेटस मिला है उसको हम काफ़ी महत्व का स्टेटस कह सकते हैं, और महिलाओं को उसके तुलना में द्वयम दर्जे का एक स्टेटस मिला हुआ है। तो ये जो स्टेटस में अंतर है
हमारे जेंडर के आधार पर जो हुआ है, क्योंकि हम पैदा हुई हैं स्त्री रूप में और वो पैदा हुए हैं पुरुष रूप में, तो उसके आधार पर जो अंतर है स्टेटस में, इसको जो दूर करने की स्ट्रगल है, मेरे मत में यही एक नारीवाद, हम एक सोशल जो मूवमेंट है नारीवाद जिसे कहते हैं, उसको समझा जा सकता है। जैसे अनुराधा मोहित का भी मानना है, ये एक विचारधारा है जो स्त्री पुरुष के बीच बराबरी में विश्वास रखती है। आप भी नारीवादी हो सकती हैं यदि आप ऐसे भेदभाव को पहचान कर उसे मिटाने की कोशिश करें। इन विचारों को अपनाने में मुझे भी समय लगा, लेकिन आज मैं गर्व से अपने नारीवादी होने का ऐलान करती हूं। आप अपने बारे में सोचकर देखिए, आप ये बराबरी किस तरह से ला सकते हैं। अब बात करते हैं एक और सत्ता की जो हमारे चारों तरफ अभिभावी है। वो है पितृसत्ता, यानी पिता या परिवार के पुरुष मुखिया का शासन। इसका एक उदाहरण देखिए। नमस्कार, मैं अभिनय समूह की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अरे भाग्यवान जी, खाना वाना बन गया क्या? हाँ वो तो कब का बना रखा अच्छा हुआ है। जल्दी लगा दो। मुझे बाहर जाना है। अच्छा सुना है तेरा भाई आया था? हाँ हाँ आया था। 10,000 रुपए भी दे के गया है? हाँ। अच्छा लाओ मुझे दे दे। अच्छा, तू क्या करेगी रख के? राजू बेटा कहाँ गया? खेलने गया अपने दोस्तों के साथ। खेलने गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा रानी कहाँ गई? रानी माचिस लेने के लिए भेजा है। क्या माचिस लेने गई? अरे तेरे से कितनी बार मना किया है मैंने कि बाहर लड़कियों को नहीं भेजना है। कम भागत, तू मानने को तैयार ही नहीं है। जैसा कि आपने देखा, ज्यादातर परिवारों में पिता का कहना सबको मानना पड़ता है। औरत के कमाए हुए पैसे, उसकी धन संपत्ति पर, उसकी प्रजनन शक्ति पर कहीं आने जाने पर पति, पिता या बेटे का काबू रहता है। आप सरपंच बने, आप अपने आप काम करोगे या किसी के साथ करोगे? मेरा लड़का रहेगा जी। महिलाओं ने खुद कदम उठाए हैं इस भेदभाव को मिटाने के लिए। The only obvious way which I've मेरी बेटियों के बीच का नाम मेरा सरनेम है और मैंने भी शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदला। ऐसे मैंने पितृसत्ता का विरोध किया। देखो जी, मेरे परिवार में भी ऐसा ही था कि लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं, आज तक भी यही है अभी। लेकिन हमने सोचा कि अब जब हम निकल सकते हैं तो लड़कियों को क्या प्रॉब्लम। अब कल को हमारे लड़के के रिश्ते वाले आते हैं, मैं तो सबसे पहले कहते हैं लड़कियां खूब जाएंगी। मेरे घर में कोई बंदेज नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। जब मैं बदलूंगी मुझे देख कर दूसरा आदमी बदलेगा। अगर मैं नहीं बदल सकती तो दूसरा आदमी नहीं बदल सकता। पहले लड़के क्या थे, सर्विस करते हैं ज़्यादातर। आजकल लड़कियां बराबर सर्विस कर रही हैं। हर एक ओहदे पर हैं लड़कियां। किसी मिलिट्री में देखो या कहीं भी आप देख सकते हो। पहले मिलिट्री में नहीं थी, अब मिलिट्री में भी लड़कियां हैं। माँ बाप दोनों को बराबर अधिकार होने चाहिए और हम समझते भी हैं कि ये नहीं कि भाई जो बाप कहे वही लड़का है लड़की माने। माँ की भी चलनी चाहिए घर में और हमारे में बराबर अधिकार है। जैसे जमीन में उनका नाम है तो मेरा भी नाम डला हुआ है। जमीन के कागजात में अपना नाम रखना, बराबर की भागीदारी होना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो नारी को बराबरी की ओर ले जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ पितृसत्ता की एक नई परिभाषा बनानी पड़ेगी। पावर जो है, सत्ता जो है, वो एक फाइनाइट कॉन्सेप्ट नहीं है। उसे बांटने से पावर बढ़ता है, पावर कम नहीं होता। सत्ता की एक नई समझ को बनाना है और एक सत्ता की एक ऐसी समझ जिसमें औरतों को वो सब अधिकार, वो सब हक और वो सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता को रियलाइज कर पाएं। अलग तरह के विचार रखने से, सत्ता बांटने से पुरुषों का पुरुषत्व कम नहीं होता बल्कि और ताकतवर बनता है। आप भी अपनी सत्ता या अपनी जगह बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकती हैं। मेरा पहला कदम अपनी आजादी के लिए सवाल उठाना था। विरोध मेरे घर में भी हुआ था, मगर सब समझने के बाद आज स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है। गांव में थोड़ी चर्चा हुई कैसे उसकी बहू जाती है, ये है वो है। उनको पता लग गया है कि भी वहाँ जाती है, गांव के सभी देखते हैं भाई वो बहू वहाँ उतरी है, वहाँ चढ़ी है, वहाँ जाना है। तो गांव वालों को पता लग गया है कि वहीं काम करती है लेकिन अच्छा करती है। इसलिए आज तक 1.5 साल हो गए मेरे को किसी गाँव वाले ने ये नहीं कहा कि बुरी है। कोशिश करके देखिए, घर से बाहर निकलना भी एक बड़ा कदम है। महिलाओं को पहले घर से बाहर निकलना ही नहीं आता था, जो ये और महिलाएं हैं, तो इनको भी कहा कि आप घर से बाहर निकलो, बैंकों में जाओ या कोई भी काम करो जिससे तुम्हारे घर की इनकम बढ़े। और घर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हें
अपनी पहचान खुद बनाओ। जब तक अभी तक तो हम आदमी के नाम से ही जाने जाते हैं, हम भी अपना ऐसा काम क्यों ना करें जैसे आदमी जाने जाते हैं अपने नाम से, हम भी अपने नाम से जाने जाएं। पहले तो मेरे से ये हर बात पे ही कह रहे तुम जानती नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ बातें आज ऐसी हैं जो मैं बाहर निकल करके मैं जानती हूँ लेकिन मेरा आदमी नहीं जानता, तो उसको बड़ी फीलिंग होती है कि इसको इतना पता है लेकिन मेरे को इतना नहीं पता। तो इससे मेरे को फील्ड में जाने से और बहुत जानकारी हुई। अब मैं जिस ढंग से बाहर निकलने लगी हूँ, इस ढंग से मैं हर किसी कैसा भी काम है किसी ढंग से भी वो मैं कर सकती हूँ, बाहर का, अंदर का, भीतर का। पहले मेरे को ये भी लगता था कि भाई बाहर जाने से ये होगा, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि अपना आपा सही हो, दुनिया कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। मैं सही हूँ तो मेरे को किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे को आंख उठा के देख जाए। आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि कमला जी बताती हैं। मेरे ख्याल से एक जो बहुत बड़ा बदलाव आएगा वो है कि हम बच्चों को किस तरह से बड़ा करते हैं, क्या सोच देते हैं। भाई बहन दोनों स्कूल से आ रहे हैं, बहन को कहा जाए कि तुम बेटा पानी ला के भाई को पिलाओ। दोनों इंसान हैं, दोनों स्कूल गए थे, दोनों थके हुए हैं, दोनों आराम चाहते हैं, तो उस लेवल पर बदलना पड़ेगा। यही सत्ता लड़का और लड़की में भेदभाव कर तय करती है कि लड़की क्या है और लड़का क्या है। क्या जरूरी है कि लड़की ही खाना बनाए, झाड़ू पोछा करे, घर की साफ सफाई करे? क्या आपने कभी सोचा है? जरा सोचकर देखिए, क्या लड़के खाना नहीं बना सकते या साफ सफाई नहीं कर सकते? अगर आप बचपन से ही आदत डालेंगी तो बेटा और बेटी दोनों ही घर के सारे काम कर सकेंगे। अब मेरे बेटी और बेटा घर के सारे काम करते हैं और कुछ वक्त बाद दोनों को बाहर भी भेजूंगी। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अनुराधा मोहित अपने अनुभव से बताती हैं। मुझे बचपन की एक बात याद आती है कि जब हमारे पिताजी हमको पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्री करवाने के लिए भेजते थे, तो कुछ लोग आस पड़ोस से कहते थे कि आपकी बच्ची को दिखाई भी कम देता है, आप कैसे हैं कि आप उसको पोस्ट ऑफिस भेज रहे हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए, कैसी अजीब सी जगह होती है। या उनके, हमें छोटी उम्र थी तो कहा जाए नोटरी से ये स्टैम्प पेपर ले आइए कोर्ट से। तो बहुत लोग आसपास के क्रिटिसाइज किया करते थे परिवार के सदस्यों को जब वो अपनी बेटियों को इन कामों में भेजते थे। लेकिन जब तक स्त्रियां स्वयं इन कामों को करने में आत्मनिर्भर ना हो जाएं, मतलब कोई भी काम है जो जिसके लिए वो आज तक आश्रित रही हैं पुरुषों पर या बड़ी उम्र की महिलाओं पर, तब तक तो वह आत्मनिर्भर नहीं हो सकती, तब तक वह सक्षम नहीं हो सकती, तब तक उनका स्वयं का विकास भी नहीं हो सकता। शारीरिक बनावट हमें लड़की या लड़का बनाती है, मगर समाज इसे जो परिभाषा देता है वो है जेंडर। जेंडर आपके लिए नया शब्द है, अगर हिंदी भाषा में कहें तो लिंग, मगर हमारा मतलब सिर्फ लिंग से ज्यादा है। सामाजिक लिंग हमें लड़की या लड़के का रूप देकर ये तय करते हैं कि लड़की को क्या काम करने हैं और लड़कों को क्या। अपने घर पर देखिए, किसको क्या काम दिए गए हैं, कौन ज्यादा काम करता है। सच ये है कि हर लड़की और लड़का जो चाहे पहन सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बन सकते हैं। लड़की बनने से घर का काम नहीं आ जाता और लड़का होने से निडरता, ताकत आदि नहीं आ जाती। ये सब काम और गुण सीखने सिखाने से आते हैं। जिसका जैसा परिवेश होगा वो वैसा बनेगा। अपने घर की रोजमर्रा की परिस्थिति के बारे में सोच के देखिए। आप लड़कियों को कमजोर बनाओगी तो लड़कियों से ही सृष्टि चलती है, अगर लड़की ना हो तो फिर सृष्टि आगे नहीं चल सकती। इनको हम भेदभाव कौन करता, औरतें ही करती हैं। अगर हम अपनी विचारधारा को बदलें तो बदलेंगे। आदमी तो नहीं बदल सकते, ना ही आदमी उनके साथ भेदभाव करते हैं। माताएं हैं कि जो बच्चों को, लड़कों को खाना ज़्यादा देंगी, लड़कियों को कम देंगी, तो उनसे कहा कि तुम अपने विचारों को बदलो। लड़की भी लड़कों से ज़्यादा काम कर सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि लड़का ही काम करें। आजकल किरण बेदी को देखो, लड़की है, दुनिया में नाम कर रखा है। इस तरह का लड़कियों को इतना मजबूत क्यों नहीं बनाते जो लड़कियां अपने आप किसी से हौसला रख सकें, बात कर सकें, या कोई अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास हो कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की गई है स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी लाने की। मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ कि विश्व स्तर पर सम्मेलन कर स्त्रियों के लिए चिंताजनक क्षेत्र चुने गए और ये तय हुआ कि उनके स्तर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। आपको बताना जरूरी है कि हमारे संविधान में महिलाओं की बराबरी की बात की जाती है। शशांक शर्मा एक वकील हैं जिन्होंने महिला संस्थानों के साथ काम किया है। वो हमें इसके बारे में बताते हैं।
संविधान बनाते समय हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनके बेस पे ये तय हुआ था कि किसी में भी लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, वह कानून में और कानून के सामने एक ही है और स्त्री किसी तरह से किसी के लिए कोई कम नहीं है। स्त्री को सशक्त बनाने के लिए कई कानून हैं, जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सरकार चाहती है कि उनके सेहत का और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, जिसके लिए काफ़ी कानून बने। सबसे पहले बाल विवाह को पूर्णतः बंद कर दिया गया, जिससे कि कम उम्र में शादी होने से, जैसे कि बहुत सी लड़कियां बीमार हो जाती थीं या ठीक नहीं रह पाती थीं और कई बार मर भी जाती थीं, पैसा ना हो सके। इस तरह के कानून बने हैं जिससे उनकी सेहत का काम, और सेहत ही ठीक रहेगी तो आगे काम भी कर सकेंगे। अब जैसे कोई काम करने जाती हैं तो वो जो भी कमाई करती हैं उस पर पूरी तरह से उन्हीं का हक है। इसके लिए भी सरकार को कानून बनाना पड़ गया था, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा हो रहा था कि उनकी जो तनख्वाह थी और उनकी जो कमाई थी वो उनके पति और उनके घर वाले ले लेते थे। उसके घर वाले और ख़ास तौर से उसका पति उसे किसी तरह से उत्पीड़ित नहीं कर सकते। यदि वो उत्पीड़ित करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई, जिसके लिए उन्हें सज़ा भी हो सकती है। और यदि उनका पति उनको छोड़ देता है, त्याग देता है या उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करता, तो उसके लिए उससे अनुरक्षण भी मांग सकती हैं। ऐसा पैसा मांग सकती हैं जो उन्हें चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों की परवरिश के लिए चाहिए। उसके लिए वो कानून के और कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। क्योंकि सरकार चाहती है कि दहेज पूरी तरह ख़त्म हो, तो दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध बना दिया गया है। यदि उसके बावजूद अगर ऐसा होता है और दहेज की मांग करी जाती है, तो जो उसको स्त्री से मांग करते हैं या उस दहेज की मांग के लिए उसको सताते हैं, उन्हें 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। औरत हो या मर्द हो, सबकी बराबर ही तनख्वाह होनी चाहिए और वो कम नहीं होनी चाहिए इस आधार पर कि औरत है और वो कम काम कर सकती है। एक और शब्द या यूँ कहिए कि एक और प्रक्रिया निकल कर आती है और वो है सशक्तिकरण, जिसको महिलाओं ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। किसी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है तो किसी के लिए शिक्षा। Empowerment has a lot to do with your economic हम जैसी औरतों के लिए सशक्तिकरण का आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान से गहरा संबंध है। यदि आप काम नहीं करते तो आपकी पहचान नहीं है। आप परिवार के कौन से अहम फैसले में भाग लेती हैं? क्या आपके विचार जरूरी समझे जाते हैं? ये तो हुआ सशक्तिकरण का एक पहलू पारिवारिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर समर्थता के बारे में बताती है कमला जी। शक्ति आती है कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज से, कि हमारे पास किन किन रिसोर्सेज पर कंट्रोल है, और इन रिसोर्सेज को हम 5 या 6 भागों में बांट सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, आपकी शिक्षा, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी स्किल्स, इसके साथ साथ आपकी इनर वैल्यूज, वो भी एक बड़ी रिसोर्स है। जो लोग भी आज जिनके पास शक्ति नहीं है, औरतें या गरीब, हम देखेंगे कि उनके पास इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल नहीं है। उनके पास या तो जैसे साउथ एशिया में 1% ज़मीन पर भी औरतों का कंट्रोल नहीं है, और ज़मीन, भूमि जो है वो एक इतना बड़ा सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी औरतें सोर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास है ही नहीं। कैपिटल पर औरतों का कंट्रोल नहीं है। नॉलेज एंड स्किल्स पर उनका कम कंट्रोल है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि औरतों को किस प्रकार इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल दिया जाए, और हम सशक्तिकरण करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्या औरतों के पास जायदाद का हक है, ज़मीन पाने का हक है, जाके कहीं से उधार लेकर पैसा पाने का हक है, टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल स्किल्स हैं, इन सब चीज़ों से, प्लस उसके पास इनर स्ट्रेंथ उसकी क्या है। एक और जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। उसकी सेहत अच्छी है या वो 5% हीमोग्लोबिन में घूम रही है, तो उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, उसकी काबिलियत होनी चाहिए। इन सब बहुत ही नापी जाने वाली चीज़ों से आप नाप सकते हैं कि कौन व्यक्ति सशक्त है। तो अगर आप औरतों को सशक्त करना चाहते हैं तो आपको ये रिसोर्सेज उनको देनी पड़ेंगी।
हम भी औरतों की मदद कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं? क्या आप जमीन पर अपना हक जता सकती हैं? क्या आपको लगता है कि आपको अपने परिवार में या समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा? राजनीति में आपके गांव के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बराबर है क्या? ये सब सवाल उठाने जरूरी हैं ये जानने के लिए कि आप कितनी सशक्त हैं। मेरे लिए भी पहला कदम मुश्किल था, लेकिन उस पहले कदम की वजह से मैं आज इस स्तर पर पहुंचकर आपसे इस तरह बातचीत कर सकती हूँ। फिर एक सवाल कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप सशक्त हैं या नहीं? आप में कितना आत्मविश्वास है, जानकारी कितनी है, आप कितनी शिक्षित हैं? आप अपने आप को सशक्त बनाने के लिए अपने अधिकारों के बारे में जानिए, अपनी राय सबके सम्मुख रखने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलिए। ये कदम आपको खुद उठाने होंगे, कोई ये सब आपके लिए नहीं कर सकता। कमला भसीन भी यही कहती हैं कि शक्ति थाली में परोस के नहीं मिलेगी। जहाँ तक कि औरतों को क्या मैसेज दें कि वो सशक्त हो जाएं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये समझ लें कि उनको थाली में कोई शक्ति परोसेगा नहीं, उसको खुद जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे सशक्त होना है। मैं शक्ति थी, शक्ति हूं और शक्ति बन सकती हूं। प्रकृति ने मुझे कमजोर नहीं बनाया। सहयोग के स्रोत बहुत हैं, पर पहला कदम आपको उठाना होगा। आपको अपने आसपास की महिलाओं को इकट्ठा कर एक संगठन बनाना होगा, एक समूह बनाना होगा। एकजुट होकर काम करने से आपको और शक्ति मिलेगी। अनुराधा राजन ने महिला सामख्या के अपने अनुभव से बताया, ये जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। अगर आप कलेक्टिव के आपने भाग लिया हो कभी भी कलेक्टिव में, तो आपको ये एक्सपीरियंस महसूस होगा कि जब औरतें, और ये बात भी मान के चलनी ज़रूरी है कि कलेक्टिव्स आर नॉट परफेक्ट। आप जब कलेक्टिव की बात कर रही हैं तो ये नहीं है कि एक संगठन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, संगठन बिल्कुल सब लोग हंसते मिलते जुलते गाते हमेशा अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं। संगठन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी तत्व हैं जिन पर अगर आप मानकर जुड़े हैं तो उन बुनियादी तत्वों पर वो कलेक्टिव फिर नहीं टूटेगा। दैट इज़ माई बिलीफ एंड वो मेरा विचार है। अगेन जब मैंने गांव की औरतों के साथ काम किया है तो ऐसा नहीं है कि उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं या संगठन में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। डेफिनेटली पर्सनल प्रॉब्लम्स, ईगो प्रॉब्लम्स, हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये जो औरतें, जब 10 औरतें बैठकर मिलकर बात करती हैं और बांटती हैं अपने जीवन के बारे में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और अपने लिए एक समय निकालती हैं, अपने लिए एक स्पेस निकालती हैं, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही एम्पावरिंग प्रक्रिया है। आज के समय में नारीवाद, पितृसत्ता, सशक्तिकरण और जेंडर जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो काफी अहम हैं और इन पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए हम सब मिलकर सोचते हैं कि ये हमें किस दिशा में ले जाएंगे। हमारा सफर शुरू तो हो ही चुका है। देश भर में अनेकों संस्थाएं हैं जिन्होंने औरतों को अपनी सहायता स्वयं करने में मदद की व औरतों को संगठित करने में सहायक रही हैं। सच, जहां चाह वहां राह। आइए मिलकर कदम बढ़ाएं।